अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर आवाज एकदम। मैंने नेटवर्क सही कर दिया। है बोल बोल बोलू रोहित। बोल 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 बोल। हाँ, हम जो है अपने क्लेम फॉर्म में ये चेक करेंगे कि हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर है कि नहीं। अगर हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर है तो हम क्लेम को रिप्रोसेस कर देंगे, अगर नहीं है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे और उन्हें हम ये बोलेंगे कि आपने जो पहले वाले हॉस्पिटल फॉर्म में आपने ऑथराइजेशन नंबर लिया था, वही ऑथराइजेशन नंबर हमें दे दो आप। हम उसी ऑथराइजेशन नंबर से जो है क्लेम को दोबारा रिप्रोसेस करवा देंगे। हाँ, किससे बोल रहा है ये चीज? किससे बोलनी है? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से हमें ये बोलना है कि जो हॉस्पिटल, देख मैं बता रहा हूँ, जब प्लेस ऑफ सर्विस 21 होती है ना, तो केवल 2 मैं क्लेम बताऊं? फाइल होती। पहले एक बार सुन ले आकाश। सुन जब रहा। हाँ प्लेस ऑफ सर्विस 21 होती है ना, तो 2 क्लेम फाइल होते हैं। एक क्लेम फाइल करते हैं हम, करते हैं फिजिशियन। एक क्लेम फाइल करते हैं हॉस्पिटल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ अच्छा सर्विस अच्छा। 21 में पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है। वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन सर्विस देना हमारा फिजिशियन भी जाता है। तो जब प्लेस ऑफ सर्विस 21 होती है, 2 क्लेम फाइल होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कॉल करके ये पूछते हैं कि जो क्लेम फाइल हुआ है हॉस्पिटल द्वारा, उस क्लेम में जो ऑथराइजेशन नंबर हुआ है, उस ऑथराइजेशन नंबर को लेके आप रिप्रोसेस कर दो। ये नहीं बोलना कि हम रिप्रोसेस करवा लेंगे। ये बोलना है कि जो ऑथराइजेशन नंबर हॉस्पिटल क्लेम ने जो फाइल किया, उसका ऑथराइजेशन नंबर यूज करके रिप्रोसेस करवा दो, ठीक है। ऑन सेम डेट ऑफ सर्विस। हाँ, सेम डेट ऑफ सर्विस में। तो फिर वो रिव्यू के लिए भेज देगी, जो कि 20-25 दिन में रिप्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? नो ऑथराइजेशन जो है ना, वो हो गया क्लियर। ठीक है। हेलो पल्लवी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है। ठीक है, अभी मतलब हम डिनाइल कर रहे हैं, तो बेसिक तो पता नहीं, तुम्हारा भी वीक ही होगा। अभी डिनाइल समझ लो बेसिक की। मैं लिंक देखा था, वो जो लिंक भेजा था। हाँ देखा था। ठीक है, तो ठीक है, तो नो मतलब आज बेसिकली आज 6-7 डिनाइल कवर हो गए। तो एक रेफरल का और देखते हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि नो ऑथराइजेशन जो है, ये 2 चीजें, नो ऑथराइजेशन और नॉन कवर्ड, ये पूछेंगे ही पूछेंगे एट एनी कॉस्ट। नो ऑथराइजेशन और नॉन कवर्ड। नॉन कवर्ड। नो ऑथराइजेशन का बहुत ही टिपिकल सिनेरियोज है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें आज आ गया और ये हमेशा याद रहेगा, तो नहीं रहेगा भाई। इसको तुम्हें बिल्कुल भाई बिल्कुल। 2-3 दिन में ढंग से रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आ गया, तुम 3-4 दिन बाद वैसे ही रहोगे तो भूल जाओगे ये चीज। बिकॉज एक्सपीरियंस यूजर को जब टाइम लगता है समझने में, तो तुम तो अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेना कैसे भी, अगर समझना है तो, नहीं तो फिर भूल जाओगे तुम। और नॉन कवर्ड का भी, नॉन कवर्ड भी पूछते हैं वो। फिर आता है फिर आता है रेफरल, ठीक है। अब रेफरल में सबसे पहले रेफरल क्या होता है बताओ? बताओ, कोई भी बताओ यार, जिसको पता है। रेफरल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, बता दूं? थोड़ा बहुत क्यों, पूरा पता होना चाहिए ना, बहुत बार बताया है। रेफरल कोड की जरूरत होती है ना, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक रेफर कोड देता है, रेफरल देता है हमें दूसरे बड़े किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए, हाँ, वो रेफरल है नंबर ना? होता है। हाँ, रेफरल और नंबर, हाँ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेफरल पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑथराइजेशन प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ओके। रेफरल और पेशेंट एक की चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोवाइडर और डॉक्टर भाई सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यूएसए में डॉक्टर को ओके। प्रोवाइडर ही बोलते हैं, तो प्रोवाइडर की हैबिट हो गई है मेरी। प्रोवाइडर और डॉक्टर एक ही चीज है। तो रेफरल क्या होता है? जब भी कोई पीसीपी होता है, जो प्राइमरी केयर फिजिशियन,
यार खांसी। पानी पी ले यार, पानी पी ले। अरे छत में हूँ यार। फिर क्या होता है, जो देखो दो तरह के फिजिशियन होते हैं, एक होता है रेफरिंग फिजिशियन, एक होता है रेंडरिंग फिजिशियन। तो जो रेफरिंग फिजिशियन होता है, रेफरिंग फिजिशियन को आप ऐसे समझ लो, ये फैमिली डॉक्टर होता है, जो जिसे हम पीसीपी भी कहते हैं। रेफरिंग फिजिशियन है प्राइमरी केयर फिजिशियन, ये फैमिली डॉक्टर होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, जब लेट्स सी जैसे सपोज करो मेरे को कुछ भी इश्यू हो रहा है, लाइक कुछ भी पेट दर्द हो रहा है, छोटी मोटी कोई भी डिजीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट किसी बड़े से या कैंसर जो स्पेशलिस्ट होता है बहुत ही खतरनाक, उसके पास नहीं जाऊंगा मैं। पहले हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे जो आसपास होते हैं उनके पास सजेस्ट कर लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट बहुत ही कैंसर के पास चले गए, हाँ कि हमें कैंसर हो गया, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल जो फैमिली डॉक्टर होता है यूएसए में क्या होता है, सबका एक पर्सनल फैमिली डॉक्टर और फैमिली वकील होता है। जैसे इंडिया में नहीं होता ना, पर यूएसए में होता है। उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है और फैमिली एक वकील होता है, लॉयर होता है। तो वो अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। फिर वो क्या करेगा, वो चेकअप करेगा, नॉर्मली सब कुछ चेकअप करेगा, और जब वो बोलेगा कि अच्छा इसमें इसको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, लाइक उसको सपोज करो उसको कुछ भी एक डिजीज हो गई, लाइक उसको मलेरिया टाइप का हो गया। ठीक है। तो उसने चेकअप किया, उससे बोला कि आप तो इसको बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो उसको एक रेफरिंग नंबर देता है, रेफरल नंबर देता है उसे। ठीक है। ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बिना रेफरल नंबर के, देता भले ही डॉक्टर है पर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जिस बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, वो बिना रेफरल नंबर के लिए वो डॉक्टर सर्विस नहीं देगा पेशेंट को। वो बोलेगा कि तुम्हें किस डॉक्टर ने रेफर किया है, मतलब रेफरल नंबर दो। ठीक है। तब जाके वो दूसरा जो रैंडम फिजिशियन होगा वो सर्विस देगा उसे। तो जो फैमिली डॉक्टर होता है वो एक रेफरल नंबर देता है पेशेंट को, फिर पेशेंट जाता है दूसरे प्रोवाइडर के पास, जो स्पेशलिस्ट कहते हैं उसे। रेंडरिंग फिजिशियन या स्पेशलिस्ट एक ही होता है। रेंडरिंग मतलब जिसने सर्विस दी है, रेफरिंग फिजिशियन मतलब जिसने रेफर किया है। तो क्लेम जब डिनाइड होता है रेफरल के लिए, उसमें रेफरल नंबर चाहिए होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो क्लेम जो डिनाइड हुआ है उसका जो डिनाइल कोड भी होता है 197 ही होता है डिनाइल कोड। ठीक है। नो ऑथराइजेशन का भी 197 होता है, और रेफरल का भी 197 होता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि कोई भी अगर सीपीटी डिनाइड है 197 से, उसमें लिखा हुआ है नो ऑथराइजेशन फ्री सर्टिफिकेशन, बट हमको कैसे पता चलेगा कि क्लेम ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड हुआ है या रेफरल के डिनाइड दिया है? कैसे पता चलेगा? कोई एनी आइडिया तुम दोनों के पास? हाउ विल वी गेट टू नो दैट द क्लेम इज डिनाइड ईदर फॉर रेफरल और क्या कहते हैं ऑथराइजेशन के लिए? कैसे पता चलेगा हमें? आकाश, या ब्रो, कैसे पता चलेगा हमें? कुछ दिमाग लगाओ, उसमें थोड़ा सा लिखा आइडिया। लिखा होगा ना उसमें यार कि ऑथराइजेशन नंबर चाहिए हमें या रेफरल नंबर चाहिए। नहीं, वो डिनाइल आएगा, वो 197 से आता है। देखो अच्छा। पता कैसे चलता है, बहुत ही सिंपल हम्म, सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। कि मैंने ऑथराइजेशन में क्या बोला था, जब कोई भी सीपीटी हाई डॉलर की हो, ठीक है, अगर कोई सीपीटी हाई डॉलर की हो, सर्जरी कोड हो, तो वो रेफरल के लिए डिनाइड नहीं होगी, वो डिनाइड होगी ऑथराइजेशन के लिए। लेकिन जो ऑफिस विजिट सीपीटी होती है, जैसे 99213 99214, ये मैंने बताई थी कि ये जो सीपीटीज होती है, इसका मतलब होता है जब पेशेंट कंसल्टेशन के लिए जाता है, मतलब नॉर्मली विजिट के लिए जाता है कि दिखाने के लिए, कि हमें अपना चेकअप वेकअप करवाने के लिए। तो कभी भी कोई नॉर्मल चेकअप के लिए कोई सीपीटी ऑथराइजेशन के लिए नहीं हो सकती। कभी कोई डॉक्टर बोल सकता है या कोई इंश्योरेंस बोल सकता है कि जो ऑफिस विजिट है इसके लिए भी ऑथराइजेशन चाहिए। कभी इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगा? तो मुझे लगता नहीं चाहिए होगा। ऑथराइजेशन हमेशा किसके लिए चाहिए होता है? ऑथराइजेशन नंबर हाई डॉलर सीपीटी के लिए, जिनकी कॉस्ट $4000 की होती है, $2000 की होती है। जो नॉर्मल सीपीटीज होती है 99213, ये हमेशा डिनाइड होती है रेफरल के लिए। तो हमें कैसे कंक्लूजन होगा कि ये सीपीटी किस लिए डिनाइड है? अगर वो ऑफिस विजिट सीपीटी है या नॉर्मल सीपीटी है, तो वो डिनाइड होगी रेफरल के लिए। जो हाई डॉलर सीपीटी है वो डिनाइड होगी ऑथराइजेशन के लिए। ऐसे पता चलेगा हमें। हम्म, ठीक है। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट समझ लेना, ऐसे ही पता चलता है कि वो सीपीटी, क्योंकि जो डिनाइल कोड आता है वो सीधा 197 से आता है, उसमें लिखा होता है नो प्री सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन, मतलब कि प्री सर्टिफिकेशन पर हमें खुद ही कंक्लूड करना होता है कि रेफरल के लिए डिनाइड है या ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड है। अगर वो लो डॉलर सीपीटी ऑफिस विजिट कोड है तो वो हमेशा रेफरल के लिए डिनाइड होगी। अगर वो सर्जरी कोड है तो वो ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड होगी। अगर ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड है, सर्जरी कोड है, तो हम ऑथराइजेशन का वर्क फ्लो करेंगे जो बताया था अभी। और अगर क्या कहते हैं रेफरल के डिनाइड है तो रेफरल का मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे।
अगर रेफरल के लिए डिनाइड है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने रेफरल नंबर भेजा या नहीं भेजा। रेफरल नंबर हमारे बॉक्स नंबर 23 में होता है, अगर गया है तो रिप्रोसेस कराएंगे, अगर नहीं गया, रेफरल का बहुत ही सिंपल सा है, अगर रेफरल नंबर सिस्टम में नहीं है, अगर सिस्टम में है तो फिर कॉल करके मुझसे रेफरल नंबर देंगे, वो रिप्रोसेस कर देगा। अगर रेफरल नंबर नहीं है तो बिल टू पेशेंट कर देंगे, क्योंकि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम सीधा बिल टू पेशेंट कर देंगे, खत्म। ठीक है राहुल, समझ में आया नहीं आया? Yeah, got it. हाँ भाई आ गया। आ गया, एक बार रिपीट करेगा? मैं बताऊं? हाँ बता 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 भाई बताओ। 197 अगर आता है तो हमें ऐसे पता पड़ेगा हाई डॉलर है, ये सर्जरी वाली सीपीटी कोड है, तो 197 का मतलब है ये वो वाला है, मतलब ऑथराइजेशन नंबर वाला है ना। और अगर रेफरल वाला कैसे पता पड़ेगा कि ये हाई डॉलर नहीं है, मतलब हाई डॉलर नहीं है तब रेफरल वाला है, ये रेफरल के लिए क्लेम आएगा, तो वो रेफरल वाला ऐसे पता पड़ेगा। हाँ फिर उसमें एक्शन क्या होगा? अगर लो डॉलर सीपीटी मतलब रेफरल के डिनाइड है, उसमें फिर हम कैसे करेंगे? क्या एक्शन होगा हमारा? एक्शन प्लान क्या होगा? तो हम रेफरल कोड देखेंगे ना, अगर रेफरल कोड है या नहीं है, अगर है तो रिप्रोसेस कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर वो हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसके पास है या नहीं, क्योंकि उसी हाँ की पेशेंट को बिल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट, ना। बिल हाँ, टू बिल टू पेशेंट कर पेशेंट कर देंगे। देंगे या ब्रो। हम डायरेक्ट पेशेंट को बिल कर देंगे, ठीक है। हाँ, बिल टू पेशेंट। हम्म यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। हम्म बोलो। फिर से यार हम्म आवाज कट रही है यार। स्क्रीन शेयर करने के मुझे बाद एक चीज आवाज समझ में कट नहीं रही है। आई, जैसे तू बता रहा। हाँ 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 यार, मैं ये बोल कह रहा बोल। हूँ कि जैसे हम ये बता कि जैसे कि तू ये कह रहा है कि हम इसमें पता कैसे करेंगे कि ये क्या बोलते हैं, रेफरल के लिए डिनाइड है या ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड है। भाई देखो, अगर हाई डॉलर सीपीटीज है, देख हाई डॉलर हाँ सीपीटीज क्या होती है, जो सर्जरी कोड होते हैं, जब सर्जरी दी हाँ गई हो, सर्जरी के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है सर्जरी के लिए ऑथराइजेशन? क्योंकि सर्जरी $4,000 की होती है, $5,000 की होती है। अब पेशेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है, सपोज करो कि लाइक पेशेंट को कोई पथरी हुई है, ऐसी कोई डिजीज हुई है, ठीक है, और हो भी सकता है कि ना भी हुई हो, बट पेशेंट को लगा कि मेरे को थोड़ा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, मतलब थोड़ा कभी कभी श्योरिटी चाहिए होती है ना कि हाँ बिल्कुल। इंश्योरेंस ऐसा होता है, देख इंश्योरेंस क्या करता है, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करनी होती है इंश्योरेंस को, ठीक है। तो इंश्योरेंस ने गाइडलाइन बना रखी है, जो भी हाई डॉलर सीपीटीज होंगी उसके लिए पहले हमसे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि हम पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेशेंट को सर्विस तो दे दी, बट जब क्लेम बिल हुआ इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस ने मना कर दिया कि ये तो हमारे प्लान में नहीं था। तो इंश्योरेंस ने ये गाइडलाइन बना रखी कि आप कभी भी हाई डॉलर सीपीटीज होंगे जो सर्जरी कोड होंगे, उसको सर्विस देने से पहले आपको हमसे ऑथराइजेशन नंबर लेना पड़ेगा कि हाँ ये पेशेंट के प्लान में है या नहीं, या हम पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो हाई डॉलर सीपीटीज के लिए हमें ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है, बट जो लो डॉलर सीपीटीज होती है, जो ऑफिस विजिट मतलब पेशेंट केवल डॉक्टर के पास गया है चेकअप करवाने के लिए, तो इंश्योरेंस उसके लिए थोड़ी मना करेगा कभी, उसके लिए कभी इंश्योरेंस ऑथराइजेशन नंबर थोड़ी मांगेगा। जो ऑफिस विजिट कोड होती है, जो तो इसके लिए 992, अलग अलग कोड होते हैं या कैसे पता चलता है इस चीज भाई का? कोड से ही तो पता चलेगा, सीपीटी से तो पता चलेगा। जो कोड ओके। सीपीटी कोड होते हैं उनसे ही तो पता चलेगा कि कौन सी सर्विस विजिट हुई है। सर्जरी कोड स्टार्टिंग में बताया था ना, सर्जरी कोड 5 से स्टार्ट होते हैं, 5 जो, ठीक है। तो हमें सर्जरी कोड देख, सीपीटी कोड से ही तो पता चलेगा कौन सी सीपीटी है ये। सर्जरी कोड है तो ठीक। मतलब वो ऑथराइजेशन के लिए डिनाइड है, और नॉर्मल विजिट है 99213 सीपीटीज है, तो ये ऑफिस विजिट के लिए डिनाइड है ये, सॉरी रेफरल के लिए डिनाइड है ये। तो सीपीटी देख के पता चलेगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो जब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दूंगा उसमें बता दूंगा कैसे क्लियर दिखा के, सीपीटी दिखा के तब हाँ वो ज्यादा क्लियर हो कोड जाएगा। कोड के हिसाब से ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोड कोड देखेंगे हाँ जब, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा फिर। कोड याद अभी हाँ करने हैं क्लियर हमें है सारे? वैसे, लेकिन हाँ, है। कोड याद नहीं करने हैं हमें कोड सारे? हमारे पास नहीं कोड याद करने की जरूरत नहीं होती, जब तुम काम वहां पे करोगे। होगा ना हमारे पास।
हाँ हाँ, कोड तो हमारे पास होते हैं, बट तुम्हें जो वो बताई थी मैंने, सीरीज बताई थी, वो सीरीज एक बार पढ़ लेना जरूर। जैसे जो ठीक। 1 कोड्स होते हैं वो एनेस्थीसिया के होते हैं, लैब कोड्स जो 8 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि लैब कोड की रेंज क्या है, तो मैं लैब कोड की रेंज बतानी होती है। ये 8 सीरीज में होते हैं, 8010 से 8 lakhs होता है वो। उससे जो लास्ट में था ना, जो वाली शीट थी मेडिकल थ्योरी वाली, उसमें सबसे लास्ट में सीपीटी की कोड है, रेंज दे रखे, वो रेंज को वो याद कर लेना अच्छा, सबसे वो लास्ट में। एनेस्थेसिया सर्जरी वगैरह की। हाँ हाँ हाँ, वो याद कर लेना, वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी कभी क्लियर हुआ रेफरल? या आकाश रिकॉर्ड कराना, उसको शिवम को दे देना, वो रोएगा फिर बाद में। ओके ओके। फिर भाई मुझे भी चाहिए। फिर अब करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सबको देख पा रहे हैं ना सब लोग? यस। ठीक है, अब हम करते हैं, हाँ क्लेम नोट ऑन फाइल में क्या करोगे? क्लेम नोट ऑन फाइल है मतलब क्लेम फाइल ही नहीं हुआ है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी तरफ से क्लेम फाइल कर दिया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे क्लेम का स्टेटस, हम वेबसाइट में चेक करते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनके पास हमारे पास जिनका वेबसाइट नहीं होता, जिनका एक्सेस नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कॉल करके इंश्योरेंस से क्लेम का स्टेटस लेते हैं कि हमने जो क्लेम फाइल किया है वो क्लेम पेड हुआ है, क्या हुआ है उसका, कितना पेड हुआ है, तो कितनी पेमेंट हुई है उसकी, क्लेम नंबर क्या है, ये सारी चीजें हम उनसे लेते हैं। इसका मैं एक पूरा वो फॉर्मेट बताऊंगा कि जब हम क्लेम स्टेटस के लिए कॉल करते हैं हमें क्या क्या चीज पूछनी होती है इंश्योरेंस से। ठीक है, एक सेकंड यार, ठीक है, 8:06:02। हाँ, तो जब क्लेम नोट ऑन फाइल के लिए डिनाइड होता है, ठीक है, एक बार मैं बेनिफिट यहीं के मेट, सिम से देख के बताता हूँ। मैक्सिमम बेनिफिट मेट रीच्ड, ये भी तो नहीं। हाँ तो ये भी करेंगे, डोंट वरी। जो थोड़े आसान आसान है ना, पहले मैं वो बता रहा हूँ ताकि तुम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हाँ ठीक, 2 ही बचे हैं वैसे। ठीक है, क्लेम नोट ऑन फाइल होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में क्या, क्लियरिंग हाउस में जो एक सॉफ्टवेयर है ट्राइजेटो, उसमें क्या होता है जब भी हम कोई भी क्लेम फाइल करते हैं, हम अपना अकाउंट नंबर उस जो सॉफ्टवेयर होता है क्लियरिंग हाउस उसमें डाल के चेक करते हैं, तो वहां पे दिख जाता है कि क्लेम फाइल हो चुका है, ठीक है, या फिर हमारी तरफ से रिजेक्ट होगा है। देखो जो आरसीएम साइकिल बताई थी, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, उसमें ये बताया था जैसे जब हम क्लेम फाइल करते हैं तो हमारे क्लियरिंग हाउस से भी पास होता है क्लेम, और इंश्योरेंस के क्लियरिंग हाउस से भी पास होता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्लियरिंग हाउस से रिजेक्ट हो जाता है जब क्लेम में कुछ इश्यूज होते हैं। क्लेम में कब इश्यूज होते हैं, सपोज हमने जो क्लेम फॉर्म फिलअप सही से नहीं करा है, जैसे बॉक्स नंबर जो 33 होते हैं उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो बॉक्स नंबर 6 में पेशेंट का नाम आएगा, बॉक्स नंबर 33 में ऑथराइजेशन नंबर, सॉरी 23 में ऑथराइजेशन नंबर आएंगे, तो उसके अपने अपने वो गाइडलाइंस होते हैं कि इसमें ये करना है। बट ड्यू टू सम रीजन, चाहे हमने क्लेम फॉर्म सही से नहीं भरा हो, या फिर मेंबर आईडी में कुछ हमने दूसरी इंश्योरेंस की मेंबर आईडी डाल दी, कुछ भी एक्सवाइजी रीजन की वजह से हमने क्लेम फाइल तो कर दिया, बट वो जो क्लियरिंग हाउस है वहां से वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब वो इंश्योरेंस के पास नहीं जा पाता है। तो हमने तो बट अपनी क्लेम फाइल कर दिया, बाद में हमने चेक किया अपने क्लियरिंग हाउस में तो वो रिजेक्ट हो रखा था, तो रिजेक्ट हो रखा था, तो फिर हम सीधा जो हमारी रिजेक्शन टीम होती है जो काम करती है उसको हम क्लेम फाइल कर देंगे। ठीक, वो क्लेम फाइल मतलब उसको वो भेज देंगे कि आप इसको रिजोल्व करो, इसको ठीक करो। कई बार क्या होता है, हमारे क्लियरिंग हाउस से तो निकल चुका है लेकिन इंश्योरेंस के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो इंश्योरेंस से इंश्योरेंस का जो क्लियरिंग हाउस होता है वहां से रिजेक्ट हो जाता है। तो जब हम कॉल करते हैं इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस बोलता है, हमने कॉल के इंश्योरेंस को हमने पूछा जस्ट गिव मी द क्लेम स्टेटस फॉर दिस डेट ऑफ सर्विस, वो सारा स्टेटस मतलब सब कुछ, पहले पेशेंट का नाम ये सब पूछती है, उसके बाद वो बोलेगी कि इस डेट ऑफ सर्विस के लिए हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है, तो नो क्लेम ऑन फाइल है, तो फिर हम दोबारा से क्लेम को रीसबमिट कर देते हैं। ठीक है, नो क्लेम ऑन फाइल का बहुत ही सिंपल सा है, नो क्लेम ऑन फाइल है, हमको पता चल गया, तुम क्लेम को
दोबारा से रीसबमिट कर देंगे। लेकिन अगर हमारी ईडीआर हमारी जो रिजेक्ट हो रखा है क्लेम, तो हम रीसबमिट नहीं करेंगे, तब हम रिजेक्शन टीम को भेज देंगे कि इस पे आप वर्क करो, इसको रिजोल्व करो, फिर वही दोबारा से क्लेम रिजोल्व करके उसको रीसबमिट कर देंगे। ठीक है। इसमें जो ये HMHAR प्रोसेस वर्कफ्लो है, इसमें बहुत ही डिटेल्स में दे रखा है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में दे रखा है। और अभी जो क्लेम नोट एंड फाइल में बताया उतना समझ लो। ठीक है। क्लेम इन प्रोसेस में क्या होता है, देखो क्लेम इन प्रोसेस में ऐसा होता है कि क्लेम उनको फाइल तो हो चुका है, बट वो प्रोसेस में जब इंश्योरेंस को क्लेम मिलता है तो वो तुरंत प्रोसेस नहीं करते हैं, कम से कम 30 दिन मान के चलो, 30 दिन के आसपास वो क्लेम को प्रोसेस करते हैं। क्लेम को प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि ये सब डिसाइड हो गया, इतनी पेमेंट होगी, इसमें इतना ये कुछ होगा, या फिर डिनाइल हो गया, डिनाइल हो गया तो इस चीज के लिए डिनाइड हुआ है, मतलब क्लेम प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो डेट ऑफ सर्विस थी 6 दिसंबर की थी, दिसंबर 6 वहां पे यूएसए में डेट पहले आती है, डेट बोल रहा हूँ, मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है, फिर ईयर आता है, तो दिसंबर 6 2020 ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो दिसंबर 6 2020 की डेट ऑफ सर्विस है, हमने उस डेट ऑफ सर्विस के लिए क्लेम फाइल कर दिया, हमने दिसंबर 8 को, हमने क्लेम फाइल कर दिया। हमने 20 दिन बाद कॉल किया इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस ने बताया कि क्लेम अभी प्रोसेस में, मतलब क्लेम अभी प्रोसेस नहीं हुआ, इन प्रोसेस है। तो जब इंश्योरेंस को क्लेम मिलता है तो एक क्लेम नंबर जनरेट हो जाता है, तो हमें केवल उसमें कुछ नहीं करना है, हम उससे क्लेम नंबर लेना है और क्लेम कब उनको रिसीव हुआ, बस ये लेना है और अपने नोट्स में चढ़ा देना कि क्लेम वाज रिसीव्ड ऑन दिस डेट अंडर क्लेम नंबर एंड इट इज इन प्रोसेस, सो नीड टू अलाउ सम मोर टाइम टू गेट द क्लेम प्रोसेस्ड। ये करना है बस, क्लेम इन प्रोसेस का हिसाब ये होता है। ठीक है। क्लेम इन प्रोसेस में कुछ कंफ्यूजन है? आकाश कुछ तो बोला यार, कंफ्यूजन है, नहीं तो आगे बढ़े। क्लेम इन प्रोसेस में यही होता है ना, मतलब क्लेम पहुंच गया है लेकिन वो प्रोसेस में अभी वर्किंग में है, तो हाँ हम क्लेम नंबर लेंगे बस और अपने नोट्स में चढ़ा देंगे हाँ बस। बस। ठीक है। हाँ बस यही करना है। ठीक है। और उसके बाद नोट्स है में मतलब चढ़ाने का मतलब? सॉफ्टवेयर में चढ़ाते हैं ना, हमारे सॉफ्टवेयर में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें चढ़ाते हैं, क्योंकि भाई सब चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना। है। क्लेम डिनाइड फॉर पेशेंट को, हाँ अब क्लेम डिनाइड, ये राहुल को क्या हो गया, वॉइस कट गई क्या इसका? पूरा ही कट गया, इसका एग्जिट हो गया। एग्जिट ही हो गया। सिर्फ हम ही दो। राहुल झा इज ऑन वेटिंग। वेयर इज पल्लवी? ओके जॉइन। कोई नहीं, वो चले गए। ठीक है। अब हमारा कहाँ पे थे हम? यार हाँ ये जो है ना, मेरे को लग रहा है कि जो तू ये बता रहा है ना, क्लेम प्रोसेस, ये वाले सब, ये हाँ। वाले सब पहले एक बार पढ़ने पड़ेंगे तभी जाकर के समझ में आएंगे। आधे तो समझ में भाई, आ रहे हैं, बता तो दिया एक भैया चीज ने, बता, बता दिया। तुम्हें मैंने यार स्टार्टिंग में दे रखे, मैंने क्यों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं, तुम हाँ पढ़ो यार मैंने हाँ स्टार्टिंग में भाई। सब कुछ दे देते, किसलिए दे रखे हैं, इसलिए तो दे रखे हैं कि तुम पढ़ते रहो उसको, ताकि मैं जब तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम्हें ज्यादा ऐसा लगे कि सब हम्म, ऊपर से जाए। हम्म, समझ रहे हो? क्योंकि इसके भाई बंदे जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं ना, 4 महीने लगते हैं उन्हें, 4 महीने, तब वो जाके सीखते हैं काम, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम। तो ये मान के चलो, अगर तुम सोच रहे हो कि रोज 3-3 घंटे की ट्रेनिंग से, 2-2 घंटे की ट्रेनिंग से, 15 दिन की, अगर तुम एक्सपीरियंस बन जाओगे तो इट्स फार अवे, तो तुम्हें खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे।
4 महीने कम से कम बताया मैंने, तो अपने एफर्ट देने पड़ेंगे पूरे अच्छे कि एटलीस्ट तुम जब जाओ तुम समझ तो सको हाँ डिडक्टिबल क्या होता है, कोपे क्या होता है, क्या चीज क्या होती है, सब चीज की टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आज के लिए बस क्या है क्या? पहले पढ़ ले थोड़ा सा ये है भाई। आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर कल समझा दो ये वाला चीज। ठीक है, कल फिर पूरा समझ लेना ये सारा चीज, फिर कल स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक ठीक है। है। आकाश भाई। ठीक है भाई। हाँ इसको भाई कल अच्छे से कर लेना फिर यार पूरा। तेरी तो आवाज ऐसे आ रही है जैसे तू हाँ यार। और ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे नेटवर्क में यार। कल तो इतनी बढ़िया आवाज आ रही थी, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। दिक्कत यार। चल ठीक है फिर तुम कल पढ़ लेना, फिर कल स्टार्ट करते नेट है ना। ओके हाँ ब्रो। चल ठीक। कहाँ तक पढ़ ले हम इसको? इसको पूरा पढ़ लियो भाई। और सुन है भाई। आकाश है, यस ब्रो। आकाश है, यस। मैं कह रहा हूँ उसका वो वाली भी अपलोड कर दे, ये वाली भी अपलोड करके लिंक भेज दे यार, ज्यादा ज्यादा नेट कंज्यूम नहीं होता। 10 ओके। MB यूज होंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना? अरे नहीं यार, जितनी वीडियो होती है ना, जितने एमबी की उससे ज्यादा जाती है। डेट अरे मैं कह रहा हूँ यार ना, लिसन मैं कह रहा हूँ 150 MB से ज्यादा नहीं होगी वो, 150 MB से ऊपर नहीं होगी वो वीडियो। चलो ठीक है, देख। 150 में तूने ज्यादा बता दिया यार। चल ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ आकाश कर लियो है। और सुन, ओके। मुझे लिंक भेज दियो, ग्रुप में भेज दियो लिंक। आएगा नहीं क्या तू घर पे की तरफ इधर? मैं इधर हाँ आऊंगा कल आऊंगा शायद। ग्रुप में संडे भेज आया से तो देना, था बाकी अभी भी तेरे देख पास। है। आकाश बाकी भी देखेंगे, ग्रुप में भेज दियो। ठीक है। ठीक है ओके ब्रो। चलो भाई। बाय भाई, बाय 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 बाय। ओके। ओके।